हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, और यहाँ पे हमारा टॉपिक चल रहा था बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये सेकंड पार्ट है एंड ये कंक्लूडिंग पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि जो कैपिटल अकाउंट है उसके कंपोनेंट क्या होते हैं। ओवरऑल इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को ख़त्म करने जा रहे हैं, और इसका कंप्लीट वीडियो जो है हिंदी के अंदर और पूरा जिसके अंदर पार्ट 1 भी पार्ट 2 भी है, दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल एट माई सेकेंड चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट को हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। देखो, जो कैपिटल अकाउंट है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैपिटल अकाउंट है, ये उन ट्रांजैक्शंस की रिसीट और पेमेंट को रिकॉर्ड करता है जब वो ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो हमारे देश के जो एसेट और लायबिलिटी स्टेटस है, जो दूसरे देशों के साथ हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। अगर हम उनसे लोन लेते हैं तो हमारे पास फंड्स आते हैं, लेकिन हमारे लिए लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स द रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ सच ट्रांजैक्शन विच कॉज एन इम्पैक्ट ऑन द एसेट लायबिलिटी स्टेटस ऑफ ए कंट्री टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। करंट अकाउंट के अंदर वो रिसीट्स और पेमेंट्स होती थी जो हमारे एसेट और लायबिलिटी स्टेटस को इम्पैक्ट नहीं करती थी। ना कोई एसेट जनरेट होता था, ना ही कोई लायबिलिटी रेज होती थी। लायबिलिटी और एसेट ऑफ ए कंट्री इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या तो रेज होती हैं, इंक्रीज होती हैं, या वो रिड्यूस होती हैं। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जब भी होती हैं तो इकोनॉमी के लिए, हमारे देश के लिए फ्यूचर क्लेम जो है जनरेट करती हैं। जैसे हमने बाहर से लोन लिया है तो वो हमारे लिए लायबिलिटी है जो हमने फ्यूचर में चुकानी है। उसी तरह कैपिटल अकाउंट के अंदर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि जो हम कैपिटल गुड्स की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, क्या वो कैपिटल अकाउंट का हिस्सा है? बिल्कुल हिस्सा नहीं है। जो प्लांट एंड मशीनरी हम बाहर से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं वो कैपिटल अकाउंट के अंदर इंक्लूडेड नहीं होता। जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, चाहे वो कंज्यूमर गुड है, चाहे वो कैपिटल गुड है, वो विजिबल ट्रेड के अंदर करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर रिकॉर्ड होता है। तो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ ए कैपिटल अकाउंट। बोरिंग है, बोरिंग के अंदर आ जाता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, एक्सटर्नल असिस्टेंस और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर आ जाती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। अदर जो कंपोनेंट है उसके अंदर आ जाते हैं एनआरआई डिपॉजिट्स, बैंकिंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग एनआरआई डिपॉजिट्स, और शॉर्ट टर्म क्रेडिट, जिसको हम वन बाय वन करके जो है अंडरस्टैंड करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो कैपिटल अकाउंट के प्रिंसिपल कंपोनेंट है बोरिंग एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखो, जो बोरिंग है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, जब हम बाहरले देशों से बोरिंग करते हैं तो ये इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर जो रेट प्रिवेलेंट होता है उस रेट पे हमें अवेलेबल होती है। और जो एक्सटर्नल असिस्टेंस होती है ये हमें कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो होती है अवेलेबल होती है। बोरिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जब हम दूसरे देशों से उधार लेते हैं तो उससे हमारी लायबिलिटी रेज हो जाती है। देखो, जब बोरिंग होती है, जब हमने दूसरे देशों से लोन वगैरह लेते हैं तो वो हम क्रेडिट आइटम पे रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि दूसरे देशों से फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हमारे देश में होता है। क्योंकि जब हम बोरिंग करते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि हमें फॉरेन एक्सचेंज की प्राप्ति होती है और उसको हम क्रेडिट आइटम के रूप में कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखते हैं। जब हम दूसरे देशों को लैंडिंग करते हैं, जब दूसरे देशों को उधार देते हैं तो हमारा पैसा जो होता है दूसरे देशों में जाता है तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। बोरिंग मेड टू द रेस्ट, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। बोरिंग मेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर हम बोरिंग जो है दूसरे देशों को करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं लैंडिंग टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसको हम डेबिट साइड पे जो है रिकॉर्ड करते हैं।
उसी तरह जो सेकेंड कंपोनेंट है दैट इज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाती है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होता है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जो हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं, ये हमारी डोमेस्टिक कंपनीज के शेयर एंड बॉन्ड्स जो है इसके अंदर परचेजिंग करते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात जब हम करते हैं तो जो डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट करता है, जो हमारे देश के अंदर जो है वो कंपनीज एस्टैब्लिश करते हैं, तो उनकी ऑनरशिप जो होती है वो इनके हाथ में होती है। जैसे इंडिया के अंदर जैसे पहले वॉलमार्ट स्टोर जो है एस्टैब्लिश किया गया था। अदर कंपोनेंट जो है कैपिटल अकाउंट के अंदर जैसे एनआरआई डिपॉजिट है, तो एनआरआई डिपॉजिट जो है दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। बट एनआरआई डिपॉजिट के अंदर हम वही एनआरआई डिपॉजिट जो है कंसिडर करते हैं जो डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर, मतलब जो एनआरआई होते हैं उनके अकाउंट्स होते हैं जो अपना पैसा वहाँ पे डिपॉजिट करते हैं। नॉन रेजिडेंट इंडियन शुड मेक डिपॉजिट इन इंडिया। देखो, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर जो उनके अकाउंट्स के अंदर डिपॉजिट्स होता है वो जो है एनआरआई डिपॉजिट जो होते हैं वो कैपिटल अकाउंट का हिस्सा माना जाता है। पर जो पैसा वो अपनी फैमिली को भेजते हैं वो एनआरआई डिपॉजिट के अंदर कंसिडर नहीं किया जाता, उसको करंट ट्रांसफ़र ट्रीट किया जाता है और उसको करंट अकाउंट के अंदर जो है रिकॉर्ड किया जाता है। बैंकिंग कैपिटल अदर देन एनआरआई डिपॉजिट्स। देखो, यहाँ पे होता है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं जब वो विदेशों के अंदर फॉरेन एसेट जो होते हैं रखते हैं, तो कमर्शियल बैंक जो होते हैं जब अपने फॉरेन एसेट्स को सेल करते हैं तो वहाँ से लिक्विडिटी जनरेट होती है और वहाँ से जो फंड्स होते हैं वो डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर आते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। देखो, यहाँ पे होता है कि जब हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर परचेजिंग करते हैं बट उसका हम इमीडिएट पेमेंट नहीं करते, उसका पेमेंट जो है जैसे कुछ मंथ्स के बाद, 1 मंथ के बाद या 6 मंथ्स के बाद, ऐसे मतलब इमीडिएटली पेमेंट नहीं होता। तो जब हम रीपेमेंट करते हैं, रीपेमेंट ऑफ द शॉर्ट टर्म डेट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो उससे क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज जो होता है दूसरे देशों में जाता है, तो जिसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। और इसको जब हम रीपे करते हैं तो इट इज़ रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट विद ए नेगेटिव साइन। उसी तरह जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से फ्लो होता है, जब हमें रीपेमेंट होती है, तो उसको पॉजिटिव साइन के साथ रिकॉर्ड किया जाता है। और उसी तरह हम देखते हैं ओवरऑल बैलेंस। ओवरऑल बैलेंस का मतलब होता है दैट इज एस्टिमेटेड एज द सम टोटल ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस और प्लस एरर एंड एमिशन, जो कि कई बार क्या होता है कि जो गलतियां होती हैं या एरर्स होते हैं जो वो उसमें डाल दिए जाते हैं। तो ओवरऑल बैलेंस मीन्स करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर्स एंड कमीशंस which accounts for the statistical discrepancies. Overall balance is equal to current account balance plus capital account balance plus error and omissions. Official reserve account indicating reserve of foreign exchange with Reserve Bank of India. Overall balance जो होता है that is finally shown in the official reserve account of the Reserve Bank of India. देखो, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है दैट इज़ द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व ऑफ द कंट्री। जितनी भी फॉरेन ट्रांजैक्शंस होती हैं दैट इज़ रूटेड थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर ओवरऑल बैलेंस पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि हमारे ऑफिशियल रिजर्व इंक्रीज हो गए हैं, और अगर हमारा ओवरऑल बैलेंस इज नेगेटिव इट मीन्स हमारे ऑफिशियल रिजर्व जो है वो कम हो गए हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है उसको कैपिटल अकाउंट का हिस्सा दिखाया जाता है, उसको सेपरेटली नहीं दिखाया जाता। और अगर ऑफिशियल रिजर्व को हम कैपिटल अकाउंट का हिस्सा दिखाते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है हमेशा बैलेंस होता है। अगर ऑफिशियल रिजर्व हमारा इंक्रीज होता है तो दैट इज इंडिकेटेड बाय ए नेगेटिव साइन, और अगर हमारा ऑफिशियल रिजर्व डिक्रीज होता है तो दैट इज इंडिकेटेड बाय ए पॉजिटिव साइन। और उसी तरह हम देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है, अगर हमारा बीओपी बैलेंस्ड है तो इसका मतलब होता है कि दैट इज इक्वल टू 0। और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है हमेशा बैलेंस करता है जब हमारा ऑफिशियल
रिजर्व अकाउंट जो होता है दैट इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डाटा दिया हुआ है, तो उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि हमारा ओवरऑल बैलेंस जो है कितना आता है। तो यहाँ पे हमारे पास करंट अकाउंट बैलेंस जो है दे रखा है। तो ये हमारे पास करंट अकाउंट बैलेंस है, ये हमारा कैपिटल अकाउंट बैलेंस है, ये हमारे एरर एंड ओमिशन है। ओवरऑल बैलेंस जो है डेट इज इक्वल टू -57,256 जो कि करंट अकाउंट बैलेंस है, प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस 54,403 -486 जो कि एरर एंड ओमिशन है। तो यहाँ पे हमारा ओवरऑल बैलेंस जो है -3339 है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जब हमारा, क्योंकि जब हमारा ऑफिशियल रिजर्व जो होता है वो कैपिटल अकाउंट का हिस्सा होता है, तो हमेशा ये बैलेंस होता है। देखो, जब हमारा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट और जो एरर एंड कमीशन थे, तो हमारा ओवरऑल बैलेंस जो था नेगेटिव था। तो इट मीन्स कि हमारे जो ऑफिशियल रिजर्व हैं वो कम हो गए हैं 3339। तो जिसको हम क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल बैलेंस हमारा नेगेटिव है, तो ऑफिशियल रिजर्व जब हमारे कम हो जाते हैं तो उसको हम इसके अंदर पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं। तो क्योंकि हमें जितना डेफिसिट होता है उतना ही ऑफिशियल रिजर्व यूज़ करना पड़ता है। तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट और नॉट शोन पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट, इसको सेपरेटली प्रेजेंट किया जाता है और इसको बिलो द लाइन जो है क्लासीफाई किया जाता है। इस दौरान जो होते हैं, जो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट होते हैं, वो हमारा सरप्लस या डेफिसिट दिखाते हैं। सरप्लस होता है जब करंट अकाउंट का सरप्लस है, कैपिटल अकाउंट का सरप्लस है। तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जो होता है दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होता है जब करंट अकाउंट डेफिसिट या कैपिटल अकाउंट डेफिसिट होता है, और जब ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जो है दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट। तो इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम, देखो, करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर एंड ओमिशन इज इक्वल टू 0। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो हम कहते हैं कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है दैट इज बैलेंस्ड है, और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के अंदर कोई मूवमेंट नहीं हुई, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ। तो जैसे मैंने इसके अंदर बताया था कि देखो, यहाँ पे हमारा जो ओवरऑल बैलेंस है वो डेफिसिट है, तो जिसके लिए हमें ऑफिशियल रिजर्व को यूज़ करना पड़ा था। बट जब बैलेंस्ड होता है तो उस सिचुएशन के अंदर हमें ऑफिशियल रिजर्व जो होता है उसको यूज़ नहीं करना पड़ता, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती। Balance of payment is a state of equilibrium when any negative balance in the current account is equally counterbalanced by a positive balance in the capital account. बैलेंस ऑफ पेमेंट तब इक्विलिब्रियम में होता है अगर करंट अकाउंट के अंदर कोई नेगेटिव बैलेंस है, तो जितना वो नेगेटिव बैलेंस है उतना ही पॉजिटिव बैलेंस कैपिटल अकाउंट के अंदर है। तो इसकी वजह से ऑफिशियल रिजर्व की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती। बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि जो फॉरेन एक्सचेंज, चाहे वो करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट के रूप में हमारे देश के अंदर आती है, दैट इज इक्वल टू द आउटवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो देयर इज नो चेंज इन द ऑफिशियल रिजर्व। डिसइक्विलिब्रियम तब अकर करता है जब टोटल ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस जो होता है वो 0 नहीं होता। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज डिसइक्विलिब्रियम जब करंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस जो होता है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो जिसकी वजह से हमें ऑफिशियल रिजर्व जो होते हैं उसकी मूवमेंट उसको यूज करना पड़ता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जब सरप्लस होता है, जब करंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस जो होता है पॉजिटिव नंबर होता है, तो इसका मतलब है कि हमारे देश में नेट इनवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हुआ है, तो जिससे हमारे ऑफिशियल रिजर्व जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। और डेफिसिट होता है जब करंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस जो होता है वो नेगेटिव नंबर दिखाता है, जिसका मतलब होता है कि नेट आउटवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जिसकी वजह से हमारा ऑफिशियल रिजर्व जो है वो कम हो जाता है। ऑटोनॉमस आइटम्स वो आइटम्स होती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शंस के अंदर जो की जाती हैं ताकि हम प्रॉफिट्स कमा सके। जैसे हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो वो ऑटोनॉमस आइटम्स के अंदर होती है, क्योंकि वहाँ पे हम प्रॉफिट कमाने के लिए उनको करते हैं। तो जिनकी मतलब ऑटोनॉमस आइटम की ट्रांजैक्शन की वजह से क्या होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट है या सरप्लस है। अकोमोडेटिंग आइटम्स वो आइटम्स होती हैं जिन ट्रांजैक्शन की वजह से क्या होता है कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो इम्बैलेंसेस होते हैं उसको ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है संतुलन में आ जाए। अकोमोडेटिंग आइटम्स के अंदर गुड्स और सर्विसेज की मूवमेंट नहीं आती, ना तो वो बॉर्डर क्रॉस करती हैं, ना दूसरे देश में आती है, ना हमारे देश में आती हैं।
यहाँ पे जब अकोमोडेटिंग आइटम्स के अंदर क्या होता है कि सिर्फ क्योंकि हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट की इम्बैलेंसेस को करेक्ट करना है तो ऑफिशियल रिजर्व की मूवमेंट्स होती हैं। ऑटोनोमस आइटम्स एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स के अंदर क्या डिफरेंस है? ऑटोनोमस आइटम्स रेफर टू सच बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शंस विच आर अंडरटेकन फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट। अकोमोडेटिंग जो होती हैं वहाँ पे प्रॉफिट का कोई कंसिडरेशन नहीं होता, वहाँ पे हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करना होता है। ऑटोनोमस आइटम जो होती हैं अबव द लाइंस होती हैं, अकोमोडेटिंग आइटम जो होती हैं दैट इज द बिलो द लाइंस। ऑटोनोमस आइटम जो होती हैं जिसके अंदर गुड्स की मूवमेंट होती है जो बॉर्डर क्रॉस करती हैं, जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स हो गया या कैपिटल गुड्स हो गया। अकोमोडेटिंग आइटम्स के अंदर कोई गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट नहीं होती, इसके अंदर सिर्फ ऑफिशियल रिजर्व की मूवमेंट होती है। ऑटोनॉमस आइटम्स की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंसेस होते हैं या सरप्लस होते हैं या डेफिसिट होते हैं। अकोमोडेटिंग आइटम जो होती हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करती हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, देखो यहाँ से जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स को स्टडी करते हैं तो वहाँ से हमें डोमेस्टिक इकोनॉमी की फाइनेंशियल स्टेटस का पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, क्या ये दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है मतलब मतलब ये हमें बताता है कि हमारा अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डेफिसिट है तो इट मीन्स कि हम दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है वो बैकवर्ड है। उसी तरह हमें ये पता चलता है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है कितनी हमें जनरेट हुई है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। उसी तरह इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जैसे नेट एक्सपोर्ट, एक्स जो है डैट इज़ द एक्सपोर्ट, एम जो है डैट इज़ द इम्पोर्ट, तो ये हमें हमारे देश की इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में डाटा प्रोवाइड करती है। तो जो नेट एक्सपोर्ट होती है वो एग्रीगेट डिमांड का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती है। अगर हमारी नेट एक्सपोर्ट राइज करती है तो इट मीन्स कि हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है, जिससे हमारा आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। और उसी तरह बैलेंस ऑफ पेमेंट से हमें मार्केट पोटेंशियल के बारे में भी पता चलता है। तो ये हमें बताता है कि हमारे देश के अंदर जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की मात्रा कितनी है। अगर लार्ज साइज है तो इट मीन्स कि हमारा जो इकोनॉमी है उसके अंदर दूसरे देश उसको ये मानते हैं कि मार्केट पोटेंशियल ज़्यादा है। उसी तरह मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी जो होती है, तो देखो इन द इवेंट ऑफ ग्रेटर फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो डोमेस्टिक करेंसी के ऊपर जो है डिमांड फॉर डोमेस्टिक करेंसी के ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है। तो आरबीआई को जो सुटेबल मॉनेटरी पॉलिसी बनानी पड़ती है। और उसी तरह देखो अगर हमारे देश के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट का फ्लो जो है काफ़ी कम है तो इसका मतलब होता है कि हमारे देश के अंदर जो टैक्स लॉज है वो बड़े हार्ड हैं, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश के अंदर नहीं आ रही। तो उनको रिलैक्स, उनको लिबरलाइज करने की नेसेसिटी होती है।